2023 में टॉप आने के लिए यानी हमें कैसे पेपर लिखना होगा, यानी इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के हम इस वीडियो में आए हुए हैं। तो देख लीजिए, पिछले साल जो छात्र टॉपर मारे हुए थे, ये उनका वीडियो यानी उनका कुछ पेपर जो है, यानी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। यानी पेपर लिखने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए, यानी कोई भी प्रश्न लिखा जाता है उसको लगातार लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए खंड क है, तो खंड क में जितना प्रश्न आपको जो हल करना है, यानी उसको जो लगातार लिखिए। या देख भी लीजिए जो जो टॉपर आए हुए थे उन्होंने कैसे लिखा है। तो प्रश्नों पर हम चलते हैं। कुछ प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जैसे शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डाले। तो कहा गया उत्तर भारत में विज्ञान के विभिन्न राजाओं ने जो है क्या किया, शास्त्रों की स्थापना किया। यानी उसी प्रकार से क्या होता है, उसको कह रहा है आयुर्वेद में चरक संहिता, शुद्ध संहिता के शास्त्रकार के नाम से भी क्या प्रसिद्ध है। वही रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान अभूत अंतर्भुक्त है। ज्योतिष शास्त्र में भूगोल विज्ञान आदि है। यानी आर्यभट्ट का ग्रंथ जो है, आर्यभट्टीय 12 मेर बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है, जहाँ अनेक विषय जो सम्मिलित है। उसी प्रकार से कृषि विज्ञान जो है का प्राचर के द्वारा लिखा गया है। यह प्राचीन भारत का गौरव सर बता रहा है। यह प्रश्न महात्मा बुद्ध के अनुसार जो बैर की शांति कैसे संभव, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति तभी हो सकती है जब हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। यानी जब तक हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, प्रेम भाव से नहीं रहेंगे, तब तक शांति संभव नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि एक देश जो है दूसरे देश से द्वेष कर रहा है, जल रहा है, एक उसकी उन्नति दे करके जल रहा है, अशांति में जल रहा है। तो जब तक यह जो है अशांति दूर नहीं होगी, यानी जब तक जो छल प्रपंच जो है समाप्त नहीं होगा, उस समय तक यह जो है ध्यान रखें, वसुधैव कुटुंबकम की नहीं हो सकती है। यानी वसुधैव कुटुंबकम के लिए एक देश जो है दूसरे देश से प्रेम करना सीखेगा, यानी परोपकार करना सीखेगा। यानी जब तक जो है परोपकार करना नहीं सीखता है, उस समय तक अशांति को दूर नहीं किया जा सकता है। अतः वर्तमान में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा अत्यंत आवश्यक हो चुका है। देखिए, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो भारत का प्राकृतिक का सौंदर्य स्वर्ग सा जैसा है। इस भूमि पर ऋषियों एवं क्या है महापुरुषों की जो है जन्म हुई है। ये जन्मभूमि है। यानी इसकी महिमा का वर्णन जो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी देखने को मिलता है। यानी भारत भूमि पर जन्म लेने वाला मनुष्य धन्य होता है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और क्या कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय है और संसार का गौरव। भारत हम सबों के लिए पूजनीय है। अतः भारत महिमा पाठ में भारतीयों के महत्व का वर्णन किया गया है। देखिए, वेदांग में की संख्या कितना है, तो वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, कल्याण, यही आपका जो है वेदांग के स्वरूप हुए हैं। देख लीजिए, कहा गया है शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। ये कल्प सूत्रकार खंड है, व्याकरण वर्ग आदि का वेद का निरुक्तक कार्य भेद का बोध कराता है। यह छंद सूत्र ग्रंथ है। नीति श्लोका पाठ में किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखिए। जो भी आप लोग को याद है उसको लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा हुआ एक नंबर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ तत्व सर्वभूतानम योग सर्वकर्मणानम उपायो मनुष्यराणम नर पंडित उच्यते। इसी में अगला प्रश्न भी है, यह नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतना नराधम के लक्षणों को बताए। तो जो नीच व्यक्ति जो क्या होता है, नीच जाति के होता है, इससे यह नहीं कि वह मूर्ख है। लेकिन अगर मान लीजिए दो व्यक्ति आप आपस में
आपस में बात कर रहा है, उसके तीसरा व्यक्ति जब क्या बोले तो वह व्यक्ति क्या है, मूढ़ चेतना नराधम है। अगर हम किसी को नहीं बुलाते हैं और वह आ जाता है तो वो भी क्या है, मूढ़ चेतना नराधम है। तो बिना पूछे बोलने वाला, अंधविश्वासों पर विश्वास करने वाला, उसके बिना बुलाए आने वाला, ऐसा ही पुरुष जो है क्या होता है, नीच होता है, अर्थात क्या होता है, मूढ़ चेतना नराधम होता है। देखिए उसके बाद का शिक्षा कर्म जीवनस्य, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति राम प्रवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होती है। राम प्रवेश राम एक जो क्रमवीर एवं निर्धन छात्र है, वह बहुत ही कठिनाइयों से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। वो बहुत ही कठिनाइयों में रह करके क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। वह जो है ध्यान में रखें पुस्तकालयों में अध्ययन किया करते थे और वह अपने से नीचे वर्गों के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और इस प्रकार से वे जो अपना जीवन यापन करते थे। अंत में ऐसा हुआ कि क्या वो केंद्रीय प्रशासन के हुए क्या किए, एग्जाम दिए और उसमें पास हो गए और उच्च पद पर आ गया। इस रूप में उन पर जो है यह वाक्य जो है सटीक बैठता है। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, यह उक्ति व्याघ्र पथी कथा पर कैसे चरितार्थ है। तो बुद्ध, ध्यान में रखें, वृद्ध व्याघ्र हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर के पथिक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी पथिक जो है निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता। ये तब जो है व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर के जो कंगन लेना उचित समझता है। अब क्या होता है, व्याघ्र द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक यानी माँ कीचड़ में गिर जाता है और जो बाघ द्वारा मार दिया जाता है। यदि इस प्रकार से यह युक्ति ज्ञानम भारः क्रिया बिना व्याघ्रपति कथा के पात्र ये पथिक पर जो है सत्य चरितार्थ होता है। किसी पर विश्वास करना सही नहीं है। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो स्वामी दयानंद ने अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को जगाने का प्रयास किया भी। और कहता है कि वैदिक साहित्य के साथ पश्चात वैज्ञानिकों शिक्षा को आवश्यक मानते हुए यह नई व्यवस्था को शुरू किए। यानी कहता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, इसको क्या छुआछूत और जो कर्म कांड पर जो है उन्होंने रोक लगाए। स्वामी दयानंद ने अपने जो महत्वपूर्ण योगदानों को अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए जो है दिया। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी इस जगह पर सरस्वती के वंशज है, यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि के अनुसार इस महानगर की तुलना यानी इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। यानी पटना जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता है। वही आप देख लीजिए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पाटलिपुत्र में शरद काल जब आता है उसी समय जो है कौमुदी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन जो गुप्त वंश के शासनकाल में था। आज जिस तरह से दुर्गा पूजा होता है उसी तरह से उस समय कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। महान लोग संसार रूपी जो सागर को कैसे पार कर लेते हैं। तो कहा गया श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। ये महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं और ज्ञानी लोग क्या होते, प्रकाश स्वरूप होते हैं। महान लोग इसे समझ करके क्या होता, मृत्यु को भी
मृत्यु को भी पार कर लेते हैं, क्योंकि संसार रूपी को पार करने का इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। अज्ञानी अज्ञान में भरा रह जाता है, उसके पास अहंकार भरा रहता है, और अज्ञानी अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता है। अतः ज्ञान हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो ज्ञान से ही हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं। आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई है? आलस्य कथा के अनुसार वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलस्य शाला में आग लगा दी गई। यानी आग लगने पर जितने धूर्त लोग थे वो सभी लोग भाग गए, लेकिन 4 वास्तविक आलसी उसी में रह गए। तो यह इससे जो पहचान लिया गया कि यही 4 लोग आलसी है, बाकी सब जो है धूर्त आकर के इस जगह पर रह रहे थे और फिर वे खा रहे थे। अच्छा, शेषव संस्कारों पर प्रकाश डाले। उत्तर शेषव संस्कारों पर प्रकाश डाले। ये कहता है भारतीय संस्कारों के अनुसार शेषव काल के 6 संस्कार हैं। इनमें ये गर्भ रक्षा, गर्भ शिशु में संस्कार स्थापना, उसके बाद क्या होता है गर्भवती की प्रसन्नता की प्रयोजन कल्पना करना। उसके शेषव संस्कारों में क्रमशः जात कर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अनुपासनम, उसके बाद क्या होता है चूड़ाकर एवं जो कर्णभेद इसमें सम्मिलित होते हैं। अतः जो शेषव के जो है 6 संस्कार होते हैं, ये 6 संस्कार का वर्णन जो है इसमें बताया गया है। पहला संस्कार जो है जात कर्म है, दूसरा नामकरण है, तीसरा निष्क्रमण है, चौथा अन्नप्राशन है, उसके पांचवा चूड़ा कर्म है, और 6वां कर्णभेद है। अच्छा, अगला प्रश्न दिया हुआ शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणा और जो वग्भिणी वैदिक कालीन ऋचिकाओं में मंत्रों के दर्श नायिकाएं हैं। अतः पुरुषों की तरह जो महिलाओं ने भी अपना योगदान लिखने में दिया हुआ। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।